वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे वरिष्ठ श्रेणी और निवड़ श्रेणी के बारे में कंप्लीट जानकारी। तो सबसे पहले देखेंगे हम कि निवड़ श्रेणी और वरिष्ठ श्रेणी क्या होती है। तो ये जो है ये और इसके अलावा इस प्रस्ताव के लिए कौन कौन से कागजात या दस्तावेज़ की ज़रूरत होती है, प्रस्ताव कितने दिन में मंजूर होना चाहिए, ये टॉपिक्स आज हम देखने वाले हैं। और प्रस्ताव मंजूर नहीं होने पर अपील कहाँ करना चाहिए, इसके बारे में भी हम आज जानकारी लेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि वरिष्ठ श्रेणी और निवड़ श्रेणी क्या होती है। तो ये शासन की तरफ से शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों को दी जाने वाली पदोन्नति होती है। एक तरह से ये पदोन्नति होती है। तो 12 वर्ष सेवा होने पर वरिष्ठ श्रेणी और 24 वर्ष सेवा होने पर निवड़ श्रेणी का लाभ मिलता है। ये इसमें वरिष्ठ श्रेणी और निवड़ श्रेणी जब लागू हो जाती है तो पे स्केल में बहुत फ़र्क पड़ जाता है। वरिष्ठ श्रेणी और निवड़ श्रेणी का लाभ पाना ये कर्मचारी का हक होता है। इसमें पे स्केल में बहुत फ़र्क पड़ता है। तो क्या वरिष्ठ और निवड़ श्रेणी के लिए शिक्षण सेवक कालावधि ग्राह्य होती है? ये भी एक प्रश्न उठता है। जब आपने शिक्षण सेवक किया 3 साल का, तो इसका उत्तर है हाँ, शिक्षण सेवक कालावधि वरिष्ठ और निवड़ श्रेणी के लिए ग्राह्य होती है। मतलब शिक्षण सेवक कालावधि काउंट की जाती है। 3 साल की जो आपकी शिक्षण सेवक की कालावधि रहती है, वो उसको काउंट किया जाता है वरिष्ठ और निवड़ श्रेणी के प्रस्ताव को भेजते वक्त। ठीक है। इसके बाद में जिन कर्मचारियों का वरिष्ठ और निवड़ श्रेणी का प्रशिक्षण हो गया हो, उनका प्रस्ताव भेजा जाता है। लेकिन जिन कर्मचारियों की सेवा 12 वर्ष से ज़्यादा हो गई हो और प्रशिक्षण नहीं हुआ, उनका प्रस्ताव नामंजूर हो जाता है। अगर प्रस्ताव भेज दिए, प्रशिक्षण नहीं हुआ है, तो प्रस्ताव नामंजूर हो जाता है। तो अब इसके लिए क्या करेंगे? वरिष्ठ श्रेणी तो हमको चाहिए, तो क्या करेंगे हम उसके लिए? प्रस्ताव नामंजूर हो गया, तो उसका भी हम देखेंगे क्या हो सकता है। तो उसमें आपको एक एफ़िडेविट करना पड़ता है। इस समस्या के हल के लिए कर्मचारी को एक एफ़िडेविट देना पड़ता है कि शासन की तरफ से जब भी इन श्रेणियों का प्रशिक्षण होगा, तो कर्मचारी प्रशिक्षण करेगा। ये आपको एक एफ़िडेविट लिख के देना पड़ता है, तब आपका प्रस्ताव मंजूर हो सकता है। और बाद में जब भी शासन की तरफ से प्रशिक्षण हुआ, तो आपको प्रशिक्षण करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप एक एफ़िडेविट दे सकते हैं, अगर आपका प्रशिक्षण नहीं हुआ और 12 वर्ष से ज़्यादा आपकी सेवा हो गई। इसके लिए शासन निर्णय क्रमांक 1000/266/2001 दिया हुआ है। प्रशिक्षण कितने दिन का होता है? ये भी एक प्रश्न है कि निवड़ श्रेणी और वरिष्ठ श्रेणी का प्रशिक्षण कितने दिन का होता है? तो ये प्रशिक्षण 21 दिन का होता है। और अगर कर्मचारी ने कभी 2, कभी 4, कभी 5 दिन के प्रशिक्षण किए हुए हैं और टोटल 21 दिन का प्रशिक्षण हो गया हो, तो ये भी वरिष्ठ श्रेणी प्रशिक्षण माना जाता है। इसको भी यानी टोटल आपने कभी 2, कभी 4, कभी 5, कभी 6 ऐसे प्रशिक्षण किए हुए इतने दिन के और 21 दिन हो गए आपके, तो उसको भी इसमें काउंट किया जाता है। अब वरिष्ठ और निवड़ श्रेणी प्रस्ताव किन कारणों से प्रलंबित किए जाते हैं? तो इसका है शेड्यूल 1 नहीं जोड़ा गया, बिंदु नामावली नहीं जोड़ी गई, वैलिडिटी नहीं है, या 20 जुलाई 2021 का जीआर नहीं जोड़ा गया। ये कारण बता के इन प्रस्तावों को प्रलंबित किया जाता है, मंजूर नहीं किया जाता है। तो हम देखेंगे अब इसमें किन चीज़ों की आवश्यकता होती है और किन चीज़ों की नहीं होती है। तो अब देखेंगे कि वरिष्ठ श्रेणी और निवड़ श्रेणी के प्रस्ताव के लिए कौन से कागजात या दस्तावेज ज़रूरी होते हैं। क्या शेड्यूल 1, बिंदु नामावली वगैरह ज़रूरी होता है या नहीं होता है, ये देखेंगे हम। वैलिडिटी है, 2001 का जीआर है, ये ज़रूरी है कि नहीं है। तो वरिष्ठ श्रेणी प्रस्ताव के लिए ज़रूरी कागजात कौन से हैं? नंबर 1 है विहित नमूना प्रपत्र, नंबर 2 शाला समिति का प्रस्ताव, नंबर 3 सेवा में अगर खंड हो तो उसका आदेश, और नंबर 4 कर्मचारी की वैयक्तिक मान्यता, नंबर 5 पिछले 3 साल का गोपनीय अहवाल, और नंबर 6 सेवांतर्गत प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र। ये 6 ही कागजात हैं, 6 ही दस्तावेज़ हैं जिसकी ज़रूरत होती है। तो महाराष्ट्र राज्य के सभी टीचर्स के वरिष्ठ श्रेणी प्रस्ताव में, चाहे वो प्राथमिक का हो, माध्यमिक का हो या उच्च माध्यमिक का टीचर हो, यही कागजात ज़रूरी हैं। इनके अलावा किसी कागज़ की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो ये कहाँ से बोल रहे हैं हम? ये अपने दिल से नहीं बोल रहे हैं। ये राज्य के माननीय आयुक्त ने बताया है। 18/4/2022 को राज्य के शिक्षण आयुक्त ने लोक सेवा हमी कायदा के द्वारा शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों की कुछ सेवाएं उल्लेखित की हैं। इसमें लगभग 70 प्रकार की सेवाएं हैं जो कर्मचारियों के लिए लाभदायक है। ठीक है, तो इसमें ये उल्लेख किया गया है कि कौन से कागजात की ज़रूरत है वरिष्ठ श्रेणी और निवड़ श्रेणी के प्रस्ताव के लिए। तो ये सेवाएं हैं, 70 प्रकार की सेवाएं हैं। उसमें से कुछ सेवाएं जो है वो वरिष्ठ श्रेणी और निवड़ श्रेणी से संबंधित हैं, जो हम आगे अभी देखेंगे। इन सेवाओं में से कुछ सेवाएं मान्यता, शिक्षण सेवक मान्यता, शाला मान्यता, वेतन देयक, वरिष्ठ श्रेणी, निवड़ श्रेणी, इस प्रकार की सेवाएं दी गई हैं। उन 70 सेवाओं में से कौन सी? लोक सेवा हमी कायदा में जो माननीय आयुक्त ने, शिक्षण आयुक्त ने उल्लेखित की है, उनमें ये सेवाएं हैं। ये सेवाएं शिक्षण अधिकारी कार्यालय, शिक्षण उपसंचालक कार्यालय से कितने दिन में शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारियों को मिलना चाहिए, यह माननीय आयुक्त ने 18/4/2022 के लोक सेवा हमी कायदा में उल्लेख किया है इनका, इन सेवाओं का, कि कितने दिन में मिलना चाहिए शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारियों को। ये 18/4/2022 के लोक सेवा हमी कायदा में उल्लेखित किया गया है राज्य के शिक्षण आयुक्त द्वारा।
तो अभी हम आगे देखेंगे कि कौन कौन सी सेवाएं, कौन से नंबर की सेवाएं हैं। तो 18/4/2022 के लोक सेवा हमी कायदा की सेवा में घोषित की गई 70 सेवाओं में से 40, 41, 42, 43, 44 और 45 इन नंबर की सेवाएं प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षकों की वरिष्ठ और निवड़ श्रेणी के संदर्भ में हैं। यानी 70 में से 40 से लेकर 45 नंबर की जो सेवाएं दी गई हैं वो प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षकों की वरिष्ठ और निवड़ श्रेणी के संबंध में है। अब माननीय आयुक्त ने केवल सेवा घोषित नहीं की बल्कि कौन से दस्तावेज ज़रूरी हैं ये भी इसमें उल्लेख किया है। सिर्फ सेवाएं ही उल्लेखित नहीं की गई हैं बल्कि उनके प्रस्ताव के लिए कौन कौन से दस्तावेज, कौन से कागजात ज़रूरी हैं ये भी उल्लेख किया है। तो हमने देखा कि लोक सेवा हमी कायदा के मुताबिक वरिष्ठ श्रेणी प्रस्ताव के लिए कौन से दस्तावेज ज़रूरी हैं ये हम देख चुके हैं वरिष्ठ श्रेणी के। ठीक है, अब हम देखेंगे इसके बाद निवड़ श्रेणी के। ठीक है, हमने 6 कागजात बताए थे आपको वरिष्ठ श्रेणी के लिए। अभी हम देखेंगे कि निवड़ श्रेणी प्रस्ताव के लिए कौन से दस्तावेज ज़रूरी होते हैं। तो इसके लिए क्या क्या ज़रूरी होते हैं ये देखेंगे हम। निवड़ श्रेणी प्रस्ताव के लिए कौन से दस्तावेज ज़रूरी होते हैं, उसमें है पहला है सेवा ज्येष्ठता यादी, दूसरा निवड़ श्रेणी प्राप्त शिक्षकों की यादी, यानी आपके स्कूल में किन किन शिक्षकों को निवड़ श्रेणी प्राप्त हुई है उनकी यादी, नंबर 3 वरिष्ठ श्रेणी प्राप्त शिक्षकों की यादी, और नंबर 4 कम से कम एक स्तर अधिक शैक्षणिक अर्हता प्राप्ति का प्रमाण पत्र, यानी आप ग्रेजुएट थे, अब आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिए तो निवड़ श्रेणी के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन शिक्षक पात्र होता है, तो उसका एक प्रमाण पत्र आपको देना है। आपने एक स्तर ऊंची शैक्षणिक पात्रता हासिल की है, इसका आपको प्रमाण पत्र देना पड़ता है। इनके अलावा किसी और दस्तावेज़ की ज़रूरत नहीं होती है। फिर भी पूरे महाराष्ट्र में शेड्यूल 1, रोस्टर, वैलिडिटी, जीआर वगैरह वगैरह की वजह से प्रस्ताव प्रलंबित किए जाते हैं। कई कई सालों तक के प्रस्ताव प्रलंबित होते हैं वरिष्ठ श्रेणी के और निवड़ श्रेणी के। कई टीचरों के प्रस्ताव प्रलंबित रखे जाते हैं ये कारण बता के, शेड्यूल 1 और वैलिडिटी और रोस्टर, जीआर वगैरह वगैरह की वजह से। तो अभी हमने देखे कि माननीय आयुक्त ने कौन से कागजात बताए हैं। डॉक्टर सुवर्णा खरात का 6 मार्च 2010 का परिपत्रक है कि अगर किसी संस्था में वाद हो तो भी मुख्य अध्यापक की पेंशन होगी, मुख्य अध्यापक की वेतन निश्चिति होगी, मुख्य अध्यापक की वरिष्ठ श्रेणी और निवड़ श्रेणी होगी। अगर संस्था में वाद है तो भी मुख्य अध्यापक की पेंशन होगी, वेतन निश्चिति होगी, वरिष्ठ श्रेणी होगी और निवड़ श्रेणी का भी प्रस्ताव होगा। ये डॉक्टर सुवर्णा खरात का 6 मार्च 2010 का परिपत्रक है। तो ये मुख्य अध्यापक के बारे में बोला गया है क्योंकि संस्था के प्रत्येक काम का, संस्था के ठहराव का, संस्था की स्वाक्षरी का संबंध मुख्य अध्यापक से होता है। ये आप जानते हैं कि मुख्य अध्यापक का जो है संबंध जो है वो संस्था के हर काम से होता है, ठहराव से, संस्था की स्वाक्षरी से, हर चीज़ से संस्था के मुख्य अध्यापक का संबंध होता है। इसलिए मुख्य अध्यापक के संबंध में डॉक्टर सुवर्णा खरात का ये परिपत्रक है। अब आगे हम देखेंगे कि अगर संस्था में वाद है तो मुख्य अध्यापक की पेंशन वगैरह का क्या होगा, उनकी वरिष्ठ श्रेणी का क्या होगा, निवड़ श्रेणी का क्या होगा। तो इसलिए मुख्य अध्यापक के संदर्भ में वेतनवार, वरिष्ठ व निवड़ श्रेणी देने का अधिकार शिक्षण अधिकारी को दिया गया है। संस्था में वाद हो भी तो भी मुख्य अध्यापक के जो भी है वेतनवार है, वरिष्ठ श्रेणी है, निवड़ श्रेणी है, इसको देने का अधिकार किसको दिया है, शिक्षण अधिकारी को दिया गया है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे हम देखेंगे कि शिक्षकों का क्या होगा, शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी का क्या होगा अगर संस्था में वाद है तो। मुख्य अध्यापक का तो हो गया कि उसको उसका सारा अधिकार शिक्षण अधिकारी को। अब हम शेड्यूल 1 के बारे में बात करेंगे। तो बहुत से शिक्षण विभाग के अधिकारियों का कहना रहता है कि संस्था में वाद होगा तो, अगर संस्था में वाद होगा तो ठहराव किसने लिया, ये एक प्रश्न उठता है। तो संस्था में वाद होने के बाद भी क्या होगा, मुख्य अध्यापक को वेतन वार देने का अधिकार शिक्षण अधिकारी को है। मुख्य अध्यापक की वरिष्ठ श्रेणी मंजूरी का अधिकार शिक्षण अधिकारी को है। मुख्य अध्यापक की निवड़ श्रेणी मंजूरी का अधिकार शिक्षण अधिकारी को है। मुख्य अध्यापक के पेंशन प्रकरण पर स्वाक्षरी का अधिकार डॉक्टर सुवर्णा खरात के परिपत्रक ने शिक्षण अधिकारी को दिया है, संस्था में वाद होने के बाद भी। इसलिए हम कह सकते हैं कि संस्था के वाद का प्रश्न ही खत्म हो जाता है। शिक्षकों के श्रेणी प्रस्ताव में शेड्यूल 1 की ज़रूरत ही नहीं रह जाती, क्योंकि संस्था के बाद का प्रश्न यहाँ खत्म हो गया और शिक्षकों की श्रेणी में प्रस्ताव में शेड्यूल 1 की ज़रूरत नहीं रह जाती, क्योंकि टीचर्स के प्रस्ताव में शाला समिति का प्रस्ताव रहता है। और शाला समिति ठहराव में कौन रहता है, जानते होंगे आप कौन रहता है, मुख्य अध्यापक रहता है। टीचर्स के प्रस्ताव में शाला समिति का प्रस्ताव रहता है और शाला समिति के ठहराव में मुख्य अध्यापक रहता है। तो मुख्य अध्यापक की स्वाक्षरी से ही प्रस्ताव होगा और संस्था के ठहराव की ज़रूरत नहीं, इसलिए शेड्यूल 1 की ज़रूरत नहीं। तो यहाँ शेड्यूल 1 का प्रश्न खत्म हो गया। इसकी वजह से प्रस्ताव प्रलंबित किए जाते हैं। यहाँ शेड्यूल 1 का की ज़रूरत ही नहीं है, तो प्रस्ताव प्रलंबित करने का शेड्यूल 1 कारण नहीं बन सकता है। अब ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ये राज्य के शिक्षण आयुक्त ने लोक सेवा हमी कायदा की सेवा में उल्लेख किया है इस बात का कि शेड्यूल 1 की ज़रूरत नहीं। उन्होंने बता दिया है कि कौन कौन से कागजात की ज़रूरत है, जो हमने पहले देखे हैं वीडियो में।
ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ये राज्य के शिक्षण आयुक्त ने लोक सेवा हमी कायदा की सेवा में इसका उल्लेख किया है। ठीक है, इसके बाद हम रहा सवाल बिंदु नामावली का, तो इस पर भी हम बात कर लेते हैं। नई नियुक्ति होगी, पदोन्नति होगी, तभी बिंदु नामावली की ज़रूरत होती है। बिंदु नामावली की ज़रूरत कब होती है? जब नई नियुक्ति होती है, पदोन्नति होती है, तभी बिंदु नामावली की ज़रूरत होती है। लेकिन इसकी वजह से भी कई प्रस्ताव प्रलंबित रखे जाते हैं। बिंदु नामावली के नाम पर कई प्रस्ताव प्रलंबित रखे जाते हैं, जिसकी ज़रूरत नहीं है। 18/4/2022 के लोक सेवा हमी कायदा की अमलबजावनी के लिए 13 जून 2023 को आयुक्त कार्यालय ने पत्र निर्गमित किया है। लोक सेवा हक अधिनियम 2015 में समाविष्ट की गई शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारियों की सेवा के बारे में ये पत्र है 13 जून 2023 का। इसमें उल्लेखित कागजात के अलावा अन्य कागजात ना मांगे जाएं, ये कहा गया है। यानी लोक सेवा हमी कायदा में जो बोले गए हैं उन कागजात के अलावा और कागजात ना मांगे जाएं। और एक अचीवमेंट ये भी है, आपको बता दें कि 16 जून 2023 को नागपुर विभाग के शिक्षण उप संचालक ने भी कहा है कि लोक सेवा हमी कायदा में जो दस्तावेज उल्लेख किए गए हैं उनके अलावा दूसरे कागजात ना मांगे जाएं, वही दस्तावेज मांगे जाए। अनावश्यक कागजात के लिए अब शिक्षण अधिकारी कार्यालय वरिष्ठ और निवड श्रेणी प्रस्ताव प्रलंबित नहीं रख सकेंगे, ये भी कहा गया है। ठीक है, जो उल्लेखित किए गए हैं लोक सेवा हमी कायदा में वही दस्तावेज मांगे जाएं और इसके अलावा अनावश्यक कागजात के लिए प्रस्ताव प्रलंबित नहीं रखे जा सकते। अब श्रेणी प्रस्ताव कितने दिन में मंजूर होना चाहिए? यानी निवड श्रेणी और वरिष्ठ श्रेणी का प्रस्ताव आपने भेजा तो कितने दिन में मंजूर होना चाहिए? तो वरिष्ठ श्रेणी और निवड श्रेणी प्रस्ताव शिक्षण अधिकारी कार्यालय में सादर करने के बाद ओसी मिलने की तारीख से 15 दिन में फैसला देना अनिवार्य है। वरिष्ठ श्रेणी और निवड श्रेणी का प्रस्ताव आपने भेज दिया शिक्षण अधिकारी कार्यालय में, आपको ओसी मिल गया, तो वहाँ से 15 दिन में आपका फैसला होना चाहिए। तो फैसले में या तो प्रस्ताव में त्रुटि निकाली जाएगी या मंजूर किया जाएगा। 15 दिन में ये करना ज़रूरी है। प्रस्ताव में त्रुटि निकालेंगे या मंजूर करेंगे। अगर 15 दिन में त्रुटि भी नहीं निकाली गई और मंजूर भी नहीं किया गया तो आपको अपील करने का अधिकार है। 15 दिन हो गए और आपके प्रस्ताव में त्रुटि भी नहीं निकली और मंजूर भी नहीं हुआ, तो आप इसके बारे में अपील कर सकते हैं। तो अब प्रश्न उठता है कि अपील कहाँ करेंगे? तो अपील कहाँ करेंगे? प्रथम अपील शिक्षण उप संचालक के पास करनी होगी। पहली बार हम अपील करेंगे शिक्षण उप संचालक के पास, और अगर शिक्षण उप संचालक ने भी न्याय नहीं दिया तो फिर क्या करेंगे? हमने शिक्षण उप संचालक के पास अपील कर दिए, लेकिन वहाँ हमको न्याय नहीं मिला, तो फिर क्या करेंगे? तो उसका भी एक हल है। उसके बाद आपको दूसरी अपील करना होता है। तो राज्य के शिक्षण सह संचालक, शिक्षण संचालनालय, माध्यमिक सह संचालक, शिक्षण संचालनालय पुणे को दूसरी अपील करने का आपको अधिकार है। पहली अपील आपने शिक्षण उप संचालक को करे और दूसरी अपील यहाँ करेंगे, आप पुणे में करेंगे। ठीक है, ये भी आपका अधिकार है दूसरी अपील करने का, अगर पहली अपील में आपको न्याय नहीं मिला। इसलिए ये कह सकते हैं कि जितने भी प्रस्ताव शेड्यूल 1 और बिंदु नामावली की वजह से प्रलंबित थे, उन सब पर अब फैसला होगा। बहुत सारे प्रस्ताव शेड्यूल 1 और बिंदु नामावली के कारण बताकर प्रलंबित रखे जाते हैं, और जितने भी प्रलंबित हैं उन पर अब फैसला होगा। माननीय आयुक्त और नागपुर विभाग के शिक्षण उप संचालक के पत्र की वजह से ये संभव हुआ है कि अब बिंदु नामावली और शेड्यूल 1 की वजह से जितने भी प्रलंबित प्रस्ताव थे उन पर फैसला होगा। ये माननीय आयुक्त और नागपुर विभाग के शिक्षण उप संचालक के पत्र की वजह से हुआ। अगर आपको इस विषय से संबंधित कोई सर्कुलर या जीआर की आवश्यकता हो तो कमेंट करें, आपको इसका PDF प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, इसके बारे में आपको अगर ज़रूरत है तो आप कमेंट में कहिए कि कौन इस विषय से संबंधित वरिष्ठ श्रेणी, निवड श्रेणी प्रस्ताव जो भी इसमें है उससे संबंधित PDF आपको हम प्रोवाइड करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा टीचर्स तक इसको शेयर कीजिए, ताकि सबको इसके बारे में डिटेल मालूमात हो जाए, वरिष्ठ श्रेणी, निवड श्रेणी के बारे में। तो धन्यवाद।